So students, now in this class we are going to discuss our next chapter number 3, trigonometric function. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे हम लोग। तो फंक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में क्लास 10th में हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक्यूट एंगल के लिए जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए थे वो एक्चुअली रियल फंक्शंस हैं। वो रियल फंक्शंस, उनमें फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है, वो रियल फंक्शंस हैं। तो कैसे वो रियल फंक्शंस हैं, यही सब, उनकी डोमेन क्या है, उनकी रेंज क्या है, ग्राफ क्या है, इन सब चीज की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे सपोज कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ABC ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कोई एंगल है थीटा। तो इस एंगल थीटा के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने डिफाइन किए थे। पहला क्या था? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू, सपोज ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये एक एक्यूट एंगल है, ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 90 थीटा। तो इसके लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने डिफाइन किया था। क्या? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेकंड आपने डिफाइन किया था कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थर्ड आपने डिफाइन किया था टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फोर्थ आपने डिफाइन किया था कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और फिफ्थ आपने डिफाइन किया था सेक थीटा। सेक थीटा कैसे डिफाइन किया था? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और 6 आपने डिफाइन किया था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या था? कोसेक थीटा आपका था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये साइन का उल्टा होता था, ये कॉस का, और ये टैन का। ओके, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल थीटा के लिए आपने डिफाइन किए थे। एक्चुअली ये क्या है, ये 6 जो है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रियल फंक्शंस हैं, रियल फंक्शंस हैं ये। तो कैसे ये रियल फंक्शंस हैं, इनकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और इनका ग्राफ क्या है, इन सब चीजों की स्टडी हम लोग इस क्लास में करेंगे। इस क्लास में इन सब चीजों की स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करने की जरूरत है, और सबसे पहले, उससे भी पहले हम क्या करेंगे, जो 10th क्लास में हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी उनको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, और फिर कुछ टर्म्स हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रूफ करने के लिए उस पर बात करेंगे। और आफ्टर कंप्लीटिंग और फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 वी विल सी हाउ दे आर फंक्शन, व्हाट इज देयर डोमेन, रेंज, कोडोमेन एंड देयर ग्राफ। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का हम रिवीजन कर ले रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही डिफाइन किया था। कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ये लेंथ BC जिसको P में हमने माना, ये क्या परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ है H। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने इस तरीके से डिफाइन किए थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन रेशियोज में आपने एक इंटर रिलेशन डिफाइन किए थे। क्या? टैन थीटा इक्वल टू होता था आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कुछ रेसिप्रोकल रिलेशंस इस तरह डिफाइन किए थे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था? 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू था 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये एक रिलेशन था, रेसिप्रोकल रिलेशन। और दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू था 1 अपॉन सेक थीटा। सिमिलरली टैन थीटा इक्वल टू था 1 अपॉन कॉट थीटा। और 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने डिफाइन की थी, प्रूव भी की थी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था किसी भी थीटा के लिए, कोई भी एंगल थीटा के लिए, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा था। तो ये सभी रिलेशंस आपने पढ़े थे। और इसके बाद आपने एक और प्रॉपर्टी इसकी देखी थी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, सपोज अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है आपका, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा।
ये एंगल सी जो था ये 90 माइनस थीटा था। तो आपने देखा था यहां पर इसको डिफाइन किया था इस तरीके से, प्रॉपर्टी देखी थी इसमें कि साइन 90 माइनस थीटा की अगर वैल्यू, अगर ये वाला जो एंगल है इसका साइन ले तो साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती थी वो आपकी कॉस थीटा के इक्वल होती थी। अभी हम लिखते हैं यहां पर हम लिख रहे हैं उस रिलेशन को। आपने पढ़ा क्या था, ये है सेक, ये इस एंगल के लिए ये एंगल थीटा है, एंगल ए थीटा है, बी एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री है, और सी एंगल 90 माइनस थीटा है। तो इस सी वाले एंगल के लिए अगर हम टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें यानी साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपने प्रूफ किया था कितना आया था, इसकी वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा के इक्वल थी, इसकी वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल थी। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता था, साइन थीटा के इक्वल होता था, और tan 90 माइनस थीटा आपका होता था कॉट थीटा के इक्वल, और कॉट 90 माइनस थीटा आपका था tan थीटा के इक्वल, और सेक 90 माइनस थीटा आपका था कोसेक थीटा के इक्वल, और कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू आपकी थी सेक थीटा के इक्वल। ये प्रॉपर्टीज आपने देखी थी। अगर इस एंगल का आप साइन लीजिए तो इसका जो साइन का टेक्नोमेट्रिक रेशियो है इसके कॉस के टेक्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। सिमिलरली कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टेन में चेंज होता था, और सेक कोसेक, कोसेक सेक में 90 माइनस थीटा एंगल के लिए। तो ये प्रॉपर्टी आपने देखी थी। और उसके बाद इसमें जो लास्ट था, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर इन टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इन सब वैल्यूज को आपने पढ़ा था, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे थीटा इक्वल टू जब 0 था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, और 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इन सब के लिए वैल्यूज भी फाइंड आउट की थी। तो हम लोग रिवाइज करेंगे वैल्यूज और फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कुछ वैल्यूज देखी थी, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए इन सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज थी। एंगल्स हमने क्या चूज किया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। इन सब पर वैल्यूज साइन थीटा की वजह, थीटा इक्वल टू 0 था, 0 पर वैल्यू साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, 40 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1 थी आपकी। सिमिलरली कॉस 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू 0। और फिर उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद सभी वैल्यूज को इजीली यहां पर आपने लिख लिया था, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू आपका था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 और कॉस 0 दोनों की वैल्यू पता है, तो इस tan थीटा की वैल्यू आपने लिख लिया था, tan थीटा इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो दिस अपॉन दिस कर देंगे तो 0 अपॉन 1 ये 0, दिस अपॉन दिस इक्वल टू 1 अपॉन √3 आएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 आ जाएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो √3 आ जाएगा, और 1 अपॉन 0 करेंगे तो 1 अपॉन 0 डिफाइंड क्वांटिटी यानी अनडिफाइंड क्वांटिटी है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किसी सिंबल से, इसको पढ़ते हैं इन्फिनिटी। 1 अपॉन 0 एक अनडिफाइंड क्वांटिटी है, अनडिफाइंड, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, और इसको हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं, इन्फिनिटी से। 0 में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड चीज आएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते थे, इन्फिनिटी से। तो 1 अपॉन 0 इसको, ये इन्फिनिटी है, इससे डिनोट किया था। सिमिलरली कॉट थीटा आपको पता है क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू आपने अभी डिफाइन किया था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर ये है 0 के लिए, थीटा इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 को इन्फिनिटी से डिनोट कर दिया, और दिस ये √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे तो √3 आ जाएगा आपका। सिमिलरली दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और दिस 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो आपका 1 अपॉन √3 आ जाएगा। और सिमिलरली ये करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, 0 अपॉन 1 करेंगे तो 0 अपॉन 1 की वैल्यू क्या आती है, 0। कॉस थीटा इक्वल टू आपका 0 है तो 0 अपॉन 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ये वैल्यू आएगी 0। और ये वैल्यू आपकी यहां पर वैल्यू क्या होगी, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा की वैल्यू तो आपकी हो जाएगी साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू है आपकी कितनी,
साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन 0, मतलब ये तो इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है, ये सही लिखा था। यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 अपॉन दिस, ये भी है इस तरीके से आ गया। सेक थीटा इक्वल टू आपका था क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यूज ये थी, इनको रिवर्स कर दिया तो ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई। और सिमिलरली कॉसेक थीटा इक्वल टू आपको पता होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को पलट दिया तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो 1 अपॉन 0 करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 अपॉन दिस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 अपॉन दिस करेंगे तो √2 आ जाएगा, 1 अपॉन दिस करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 1 अपॉन 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो दो वैल्यूज पता होने के बाद सभी वैल्यूज आपने इस तरीके से फाइंड आउट कर ली थी, और इन सभी पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यूज आपने फाइंड आउट की हुई थी। तो ये इतनी चीजें हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं जो हमें इस क्लास में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में जैसा कि भी मैंने बताया आप लोगों को कि हमको ये इन सभी क्वांटिटी, ये सभी जो 6 रेशियोज हैं, ये सभी 6 रेशियोज क्या हैं, फंक्शन है, रियल फंक्शंस हैं। तो हम लोगों को यही प्रूफ करना है कि ये सब क्या है, फंक्शंस हैं। इनकी डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ग्राफ और इन पर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी हम लोगों को यहाँ पर करना है। जो आप K6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमारे क्या हैं, फंक्शंस हैं। फंक्शन मतलब f of x इक्वल टू साइन x cos x, f of x इक्वल टू है cos x, या फिर tan x। एक्चुअली अभी तक हम लोग डिनोट करते थे एंगल को थीटा से डिनोट किया करते थे पिछली क्लास में। अब यहाँ पर चूंकि फंक्शन के लिए, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो रूल हम डिफाइन करते हैं उसको f of x से डिफाइन करते हैं, तो इसलिए एंगल को अब हम फर्दर यहाँ पर इस चैप्टर में, थ्रू आउट चैप्टर में एंगल को हम यूजुअली डिनोट करेंगे वेरिएबल इससे x से डिनोट करेंगे। तो f of x इक्वल टू साइन x, cos x, tan x, cot x, या कहें sec x, या कहें cosec x, ये सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियो हमारे क्या है, फंक्शन है। फंक्शन मतलब x की हर वैल्यू के लिए साइन x की वैल्यू क्या, साइन x क्या देगा, एक यूनिक वैल्यू देगा। x की वैल्यूज के लिए साइन x क्या देगा, यूनिक वैल्यू देगा। अब ये कैसे फंक्शंस हैं ये हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो वो टर्म्स क्या हैं उस पर बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंगल की। एंगल क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे एंगल क्या है। तो एंगल डिफाइन किया जा रहा है किस तरीके से, एंगल क्या होता है, एंगल इज एन अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट टर्मिनल साइड फ्रॉम इनिशियल साइड अबाउट इनिशियल लाइन। इनिशियल पॉइंट के अबाउट इनिशियल लाइन को आप क्या करिए, रोटेट करिए। तो रोटेशन, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन डेवलप होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। देखते हैं क्या है। सपोज ये हमारे पास कोई एक रे है जिसका इनिशियल पॉइंट O है, और ये इनिशियल साइड है या इनिशियल रे हमारी कोई है। इसको हम पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसके अबाउट रोटेट कर दिए, तो इसकी फाइनल पोजीशन ये हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टर्मिनल साइड। ये इनिशियल साइड थी, ये कोई रे थी जिसकी इनिशियल साइड है। इसको हमने क्या किया, इतना अमाउंट से इसके अबाउट हमने रोटेट किया, तो इसकी पोजीशन ये हो गई। तो ये फाइनल पोजीशन, इसको हम लोग टर्मिनल पोजीशन बोलते हैं, और इस साइड को टर्मिनल साइड बोलते हैं। तो ये जो अमाउंट रोटेशन हुआ, ये जो इतना रोटेशन आया, इस रोटेशन के अमाउंट को हम अभी x से डिनोट करते हैं। यूजुअली थीटा से डिनोट करते थे, एंगल को थीटा से डिनोट करते थे, बट यहाँ पर हम x से डिनोट करते हैं। नोटेशन कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आया, ये जो अमाउंट हुआ, इसको रोटेट करने पर, इस इनिशियल साइड को या इनिशियल लाइन या रे को इस यहाँ तक रोटेट करने पर, ये जो अमाउंट आया रोटेशन का, इसी अमाउंट को हम लोग, इसी रोटेशन के अमाउंट को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स या दीज टू रेज। ओके, कुछ है नहीं, कोई भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, कोई एक रे ले लीजिए, रे को उसके पॉइंट के अबाउट रोटेट करिए, तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन डेवलप होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। और ये स्टार्टिंग पोजीशन को इनिशियल साइड, और ये लास्ट पोजीशन को बोलते हैं टर्मिनल साइड, और इस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। तो अब चूंकि यहाँ पर एक हमने रे ले ली है OA, इसको इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करने पर एंगल आ रहा है, और इस चूंकि प्लेन में है ये, तो इस पॉइंट के अबाउट आप किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, एक तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक दूसरे तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या तो इस रे को इधर क्यों रोटेट कर देंगे, या तो इस रे को पॉइंट के इस तरीके से रोटेट करेंगे। कैसे, मतलब यहां पर देखते हैं,
इस रे को आप कितनी तरीके से रोटेट कर सकते हैं। ये रे है, सपोज ये हमारी इनिशियल रे है, इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल रे ओ ए है। तो इसको हम इधर रोटेट कर दें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। ये फाइनल पोजीशन हो गई। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से, यहां से ये। तो इस केस में स्टूडेंट जो एंगल होता है उस एंगल वो, तो इस केस में जो एंगल होता है वो हमारा एंगल क्या कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव। इस केस में जो हमारा एंगल आएगा इसको हम, ये क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस तरफ घड़ी चलती है, घड़ी के उल्टी दिशा में अगर रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल आ रहा है इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। और जब इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट करेंगे, ये इनिशियल साइड थी, इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पोजीशन हो गई। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी ऐसे चलती है इस तरीके से इधर की ओर। तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ रोटेशन जनरेट हुए, यानी जो एंगल बना, इस एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, नेगेटिव। भाई प्लेन में इसके अबाउट रोटेट करना है तो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर पाएंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज सेम रोटेशन का अमाउंट है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और जब नेगेटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, सेम अमाउंट एक्स ए भी है, तो एंगल को क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये साइन था। सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई एंगल एक्स की वैल्यू 30 डिग्री ले लें, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये सपोज हमारी इनिशियल साइड ओ ए है, ये इनिशियल पॉइंट ओ है, तो यहां से यहां तक ये 30 डिग्री, एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, 30 डिग्री है, तो पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग इस तरह डिनोट करेंगे। ये एरो बताता है कि क्या है, डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो है ना यार, घड़ी ऐसी तो चलती है। ये घड़ी जो है किस तरह चलती है, इस साइड में आपकी चलती है सुई उसकी, ओके। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब होगा तो एंगल पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ पर जो रोटेशन आया एक्स वैल्यू 30 है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 30। ये एंगल हमारा क्या होगा, 30 डिग्री। और x इक्वल टू जब -30 होगा, -30 कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, x इक्वल टू -30 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एरो बता रही है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इनिशियल लाइन हो गई ओ ए, ये फाइनल लाइन हो गई ओ बी, और ये एंगल हमारा क्या हो गया, -30 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से कन्वेंशन हमने लिया है पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का, ओके। जब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज तो एंगल नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा डेफिनेशन ऑफ एंगल, एंगल क्या है और उसको कितने उसकी साइन क्या है, एंगल का साइन क्या है। एंगल का साइन पॉजिटिव होगा जब हम मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंगल का साइन नेगेटिव होगा जब हम लोग मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इतनी चीजें देखी। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल। एंगल को हम कितनी कितनी यूनिट्स में मेजर करेंगे, कौन सी यूनिट में हम लोग मेजर करेंगे। जैसे लेंथ को आप मेजर करते हैं किसमें, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, ओके, ये सब यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से एंगल्स को हम कितने यूनिट में मेजर करेंगे, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो यूनिट है स्टूडेंट्स, वो है हमारी क्या, फर्स्ट यूनिट जो हमारी है वो है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन एक ये यूनिट है। इस यूनिट में यूजुअली हम लोग मेजर करते हैं लार्ज एंगल्स को, जो बहुत ज्यादा अमाउंट के एंगल्स हैं, जो बहुत लार्ज अमाउंट के रोटेशंस हैं, उनको हम लोग मेजर करते हैं रिवोल्यूशन में, इस यूनिट में। तो रिवोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, वन रिवोल्यूशन कैसे डिफाइन किया गया है, ये एक्चुअली है किस एंगल को हम लोग बोलते हैं वन रिवोल्यूशन। तो डिफाइन किस तरह से किया जा रहा है, सपोज ये आपके पास कोई इनिशियल रे है ओ ए, इसमें इसको हम अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करें, इस तरीके से रोटेट करें कि यहां से रोटेशन किया हमने, ये रोटेशन हमने किया, सपोज इस तरीके से रोटेशन हमने किया,
इसको इतना रोटेट किया कि जहां से ये स्टार्ट हुई थी लास्ट में यहीं वहीं पर फिर पहुंच गई। तो मतलब क्या कर दिया, एक कंप्लीट रोटेशन किया। तो एक कंप्लीट रोटेशन जो ये अमाउंट ऑफ एंगल, ये आपको दिख रहा होगा जो अमाउंट ऑफ एंगल ये जनरेट हुआ है। लाइन क्या थी, जहां ये लाइन थी ओ थी, ये रोटेट करना स्टार्ट किया हमने और उसको फाइनल ला के इसी पोजीशन में ला दिया। तो ये जो अमाउंट डेवलप हुआ, ये अमाउंट जो डेवलप हुआ यानी वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट, इस लाइन का इस पॉइंट के अबाउट एक कंप्लीट रोटेशन जब परफॉर्म हुआ तो जो एंगल डेवलप हुआ, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, वन रेवोल्यूशन। तो कहने का मतलब वन रेवोल्यूशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन आप कर दीजिए, एक बार इसको कंप्लीटली रोटेट कर दीजिए इसी पॉइंट के अबाउट, तो जो अमाउंट ऑफ एंगल डेवलप होगा वन कंप्लीट रोटेशन, उसी को हम लोग बोलेंगे वन रेवोल्यूशन। तो वन रेवोल्यूशन इक्वल टू वन कंप्लीट रोटेशन। तो ये तो आपकी हो गई फर्स्ट यूनिट, ये हो गई फर्स्ट यूनिट रेवोल्यूशन में। इस यूनिट में हम लोग यूजुअली मेजर करते हैं बहुत लार्ज एंगल्स को, बहुत ही लार्ज एंगल्स को मेजर करते हैं। दूसरी यूनिट जो आपने पढ़ रखी है डिग्री मेजर। डिग्री क्या है, तो डिग्री को आपने डिफाइन नहीं किया होगा 10th क्लास में, बट यहाँ पर डेफिनेशन हम लोग डिफाइन करेंगे डिग्री को क्या है, कि वन डिग्री क्या है ये डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात और करेंगे, वन रेवोल्यूशन को आपने इस तरीके से वन कंप्लीट रोटेशन ये है, उस तरीके से एक बार और रोटेट करेंगे, दो कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म कर लेंगे तो टू रेवोल्यूशन आ जाएगा। उसी तरीके से 3 रेवोल्यूशन, 4 रेवोल्यूशन, फिर जितने रेवोल्यूशन है वो परफॉर्म होते जाएंगे, मिलते चले जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन की बात हुई। हम लोग बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या है, क्या करिए स्टूडेंट्स, ये जो है कैसे डिफाइन की गई डिग्री, वन डिग्री को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो वन रेवोल्यूशन है इसको क्या करिए 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जो वन रेवोल्यूशन से जो अमाउंट डेवलप हुआ है, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये आपको दिख रहा होगा, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसको हम क्या कर सकते हैं 360 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दीजिए। 360 पार्ट में इसको 360 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दीजिए। 360 इक्वल पार्ट्स में जो एंगल से हमने बड़ा वाला एंगल था इसको हमने 360 पार्ट्स में ऐसे इक्वली डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये जो एक पार्ट आ रहा है, इसका कोई भी एक पार्ट हमने कंसीडर कर लिया, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आया, इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, वन डिग्री, और डिनोट करते हैं वन के ऊपर ये इस जीरो टाइप का सिंबल लगाकर इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो वन डिग्री क्या है, ये आपका एक कंप्लीट रोटेशन था, इस कंप्लीट रोटेशन को आपने वन रेवोल्यूशन बोला। तो वन रेवोल्यूशन को अगर हम क्या करें, एक रेवोल्यूशन ये हमारे पास है, वन रेवोल्यूशन को अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हमारे पास आ रहे हैं एंगल्स के, जो ये अमाउंट है रोटेशन का, इसको हम लोग बोलते हैं वन डिग्री। तो वन डिग्री इस या इसी चीज को इस तरह लिख सकते हैं, वन रेवोल्यूशन का हम क्या करें 136th पार्ट ऑफ वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन का क्या करिए 136, ये आपके एनसीईआरटी की डिफिनेशन है। कैसे डिफाइन किया गया वन डिग्री को, वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन जो है टोटल रेवोल्यूशन है उसका 1/36 पार्ट ले लीजिए। 36 पार्ट वही क्या होगा, वन डिग्री होगा। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वन रेवोल्यूशन इसको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बात वही है यार, बात वही है। तो ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वन डिग्री। तो यहां से आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करें रेवोल्यूशन और डिग्री में रिलेशन, तो आपने डिफाइन किया कि वन डिग्री में कितने होते हैं, वन डिग्री किसके इक्वल है 136 पार्ट ऑफ वन रेवोल्यूशन। तो यहां से आपको फिगर से भी दिख रहा होगा कि अगर हम वन रेवोल्यूशन की बात करें तो वन रेवोल्यूशन में आपके कितने डिग्री होते हैं, इसको आपने वन रेवोल्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 360 पार्ट्स में। तो अगर हम बात करें तो हम क्या ये नहीं लिख सकते कि यहां पर ये रिलेशन नहीं लिख सकते डिग्री और रेवोल्यूशन में, डिग्री और रेवोल्यूशन में हम ये रिलेशन आसानी से लिख सकते हैं। क्या होता है, यहां से हमको दिख रहा है दोनों डिफिनेशन से कि वन रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। डिग्री को हम लोग डिनोट करते हैं इससे वन के ऊपर ये जीरो टाइप का सिंबल लगा के वन डिग्री, ये डिग्री इसको पढ़ते हैं। तो आपने क्या किया, ये आपका एक रेवोल्यूशन है, एक कंप्लीट रोटेशन एक रेवोल्यूशन है,
और रेवोल्यूशन को 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हर पार्ट को डिग्री बोल रहे हैं। तो आपने 360 पार्ट में डिवाइड किया तो ये कितने आ गए, 3, ये टोटल मिला के कितना हो गया। बात करें अगर 1 रेवोल्यूशन की तो 1 रेवोल्यूशन कितना हो गया, 360 डिग्री के इक्वल हो गया। तो ये आपका एक रिलेशन भी मिल गया। इसको आप हमेशा ध्यान में रखें कि 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू होता है 360 डिग्री। सिमिलरली अगर हम क्या करें, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है हमारी क्या, मिनट एंड सेकेंड। मिनट एंड सेकेंड। तो क्या करिए आप, मिनट को कैसे डिफाइन किया गया है और सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया है। तो फर्दर आपका क्या करिए, ये जो 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री आपने डिफाइन किया था। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 1 डिग्री को फर्दर 60 इक्वल पार्ट है, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो जो फिर अमाउंट ऑफ रोटेशन आएगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। 1 डिग्री को आप क्या करिए, 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। तो जो अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट आएंगे उनको हम लोग बोलेंगे क्या, 1 मिनट। 1 मिनट, या इसी चीज को कह सकते हैं कि, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री में हमारे कितने हो जाएंगे, 1 डिग्री में हमारे हो जाएंगे 60 मिनट। और मिनट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, 60 के ऊपर ये कॉमा टाइप का इस तरह डिनोट करते हैं मिनट को। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। 1 डिग्री, ये अमाउंट टोटल, ये छोटा वाला अमाउंट आपको दिख रहा होगा, ये अमाउंट 1 डिग्री का था। इसको 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 1 मिनट। जो सभी पार्ट्स आएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स जो आएंगे 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने, हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिनट। तो इसका मतलब कह नहीं सकते क्या कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 60 मिनट। और मिनट को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, 60 मिनट ये है। तो अगर हम यहां से कहना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री भी कह सकते हैं। यहां से 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो ये मिनट और डिग्री में रिलेशन हो गया। उसी तरीके से जो फोर्थ नेक्स्ट यूनिट है हमारी, वो क्या है, सेकंड है। सेकंड है, तो सेकंड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डबल कॉमा से। तो सेकंड कैसे डिफाइन किया जा रहा है, आपने जैसे यहाँ पर मिनट को डिफाइन किया, वैसे हर एक मिनट को फिर फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। सपोज ये आपके पास कोई 1 मिनट है, यहां पर डिनोट करते हैं। सपोज कोई ये एंगल है, ये 1 मिनट है, सपोज 1 मिनट है, तो ये अमाउंट जो है 1 मिनट है। 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो हर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना आपके होंगे, 1 मिनट में आपका क्या होगा, 60 सेकेंड होंगे। और सेकेंड को हम लोग डिनोट करते हैं डबल कॉमा से, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। ओके, तो ये थे कुछ यूनिट्स। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीजें हैं जिनको आप नोट करके रखें। 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री होता है, और 1 डिग्री इक्वल टू होता है क्या आपका 1/36 पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन, ये होता है। और 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और ये तो यहीं से निकाला गया है और इसको यहां से ड्राइव किया गया है। तो ये थे सभी हमारे मेजर ऑफ एंगल की कुछ यूनिट। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें हम लोग एंगल को यूजुअली मेजर करेंगे, वो है रेडियन मेजर। वो है क्या, रेडियन मेजर। सो इसको हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट यूनिट, जो कि क्या है, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर है, तो वो रेडियन को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। तो क्या करिए, आप एक यूनिट सर्किल कंसीडर कर लीजिए। सपोज ये क्या है, एक यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल का मतलब इसकी रेडियस 1 यूनिट है। ये एक यूनिट सर्किल है, रेडियस क्या है, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट है, इसका मतलब कि 1 यूनिट आपके कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यूनिट कोई भी ले लीजिए जिसमें मेजर करना चाहें। सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, मीटर में मेजर कर रहे हैं, हमने सिर्फ इन जनरल क्या किया है, यूनिट लिखा है। तो यूनिट की जगह पे कुछ भी आप ले सकते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमने कंसीडर क्या किया, 1 यूनिट रेडियस की एक सर्किल ले लिया, इसका सेंटर O है, ये कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट A है, ले लिया हमने। इस पर हमने क्या किया, एक यूनिट आर्क लेंथ कंसीडर किया।
ये हमने एक आर्क लेंथ ले लिया यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास एक आर्क लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट। तो ये आर्क लेंथ इस सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी, जो एंगल सबटेंड करेगी, ये एंगल, ये जो एंगल सबटेंड करेगी, इस अमाउंट ऑफ एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या 1 रेडियन। तो डिफाइन करना चाहें तो 1 रेडियन इक्वल टू हमने कैसे डिफाइन किया, 1 रेडियन इक्वल टू क्या है हमारा एंगल, अमाउंट ऑफ एंगल subtended at the center of unit circle by unit arc length। यूनिट सर्किल में यूनिट आर्क लेंथ सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं 1 रेडियन। तो एंगल हमारा क्या है 1 रेडियन है। सो सपोज इस तरीके से आप इसको डिनोट करेंगे, ये आपका हो गया, आपने डिफाइन किया ये 1 रेडियन। तो ऐसे सिंबल बना देंगे इस टाइप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये यूनिट लेंथ की है, ये आर्क लेंथ यूनिट है और ये रेडियस भी यूनिट है। तो ये क्या आ गया आपका 1 रेडियन, ये आपका आ गया 1 रेडियन। अब इस तरीके से -1 रेडियन भी आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। ये सपोज r इक्वल टू 1 यूनिट रेडियस, ये रेडियस हो गई, r इक्वल टू यूनिट सर्किल आपने ले लिया है, और जो आर्क लेंथ ये ले रहे हैं, आर्क लेंथ आप ले रहे हैं 1 यूनिट इधर इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो ये आ गया इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो गया -1 रेडियन हो जाएगा, -1 रेडियन हो जाएगा। अब रेडियस को 1 रखिए, ये जो आर्क लेंथ है इसको आप ले रहे थे अभी तक क्या 1 यूनिट। अब इसको हम ले लेते हैं क्या 1.5 यूनिट, 1.5 यूनिट ले लेते हैं। तो ये एंगल कितना आ जाएगा -1.5 रेडियन आ जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, 3.5 ले लीजिए, रेडियस अभी भी हमने 1 रखी है। तो ये आर्क लेंथ डिपेंड करता है आर्क लेंथ कितनी होगी, तो ये कितना हो जाएगा एंगल -3.5 रेडियन हो जाएगा। तो इसी तरीके से सभी एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। 1 रेडियन को अगर डिफाइन कर दिया तो किसी को भी डिफाइन कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया रेडियन। तो अगर हम इन जनरल रेडियन को डिफाइन करना चाहें तो हम इसको इन जनरल डिफाइन कर सकते हैं। इन जनरल कोई रेडियन की वैल्यू क्या होगी, तो सपोज हम कोई एक सर्किल कंसीडर करते हैं जिसकी रेडियस r है और उस पर एक आर्क लेंथ लेते हैं जिसकी लेंथ l है, जिसकी लेंथ क्या है l है। सपोज रेडियन मेजर की बात कर रहे थे, रेडियन मेजर। सपोज मान लिया कि कोई ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस r हमने ले ली है, r यूनिट, ये रेडियस है, ये सेंटर है, और यहां पर हमने एक आर्क लेंथ इसकी कंसीडर की, ये लेंथ सपोज l यूनिट है। तो ये जो सेंटर पर जो एंगल सपोज कर रही है, बना रही है, एंगल सबटेंड कर रही है, इस एंगल को हम एज्यूम कर ले रहे हैं थीटा। इस एंगल को अगर हम मान लेते हैं थीटा है, सपोज कोई थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा रेडियन एंगल सबटेंड कर रही है। जैसे आपने 1 रेडियन को डिफाइन नहीं किया है, अगर 1 रेडियन को डिफाइन किया तो सभी को डिफाइन कर सकते हैं। 1 रेडियन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा रेडियन में, थीटा कोई वैल्यू होगी तो 1 रेडियन में मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा रेडियन आ जाएगा। तो अगर हम इन जनरल बात करें कि अगर कोई हमारे पास कोई सर्किल है जिसकी रेडियस r यूनिट है और उस पर एक आर्क लेंथ l यूनिट की है, जो कि इस पर वैल्यू कितनी सबटेंड कर रही है, थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, तो इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, L by R रेडियन। ये दोनों यूनिट क्या है थीटा है। तो यहां से L इक्वल टू आ जाएगा क्या, इसी को लिख सकते हैं R थीटा। तो एक ये रिलेशन हो गया। अगर हमारे पास कोई सर्किल है जिसकी रेडियस r यूनिट और उस पर एक आर्क लेंथ l है, तो सेंटर पर जो एंगल सपोज बना रही है थीटा रेडियन बना रही है, सपोज थीटा रेडियन बना रही है, तो थीटा रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा L by R। ये कैसे आया, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई सर्किल है जिसकी रेडियस r है, तो
तो वो हमेशा कितना फॉर्म करेगी, 1 रेडियन का एंगल फॉर्म करेगी। कोई सर्किल है, हमने ले लिया कोई सर्किल, सपोज हमने ले लिया कोई सर्किल है जिसकी रेडियस r है, ओके। तो अगर उस पर हम r लेंथ की आर्क लेंथ कंसीडर कर, रेडियस फिक्स कर दी, रेडियस हमने फिक्स कर दी है, तो जब आर्क लेंथ r यूनिट की है, r यूनिट की है, आर्क लेंथ अगर r यूनिट की है, तो यहां पर जो एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन ही तो होगा, 1 रेडियन ही तो होगा। यहां पर जो एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो जब लेंथ r लेंथ है, r यूनिट लेंथ है, तो एंगल कितना सेंटर पर सबटेंड हो रहा है, 1 रेडियन। तो आर्क लेंथ अगर 1 यूनिट की हो जाएगी, r यूनिट की थी तो 1 हो गया, 1 रेडियन, और 1 यूनिट की हो जाएगी कितना हो जाएगा, 1/r रेडियन, 1/r रेडियन। और आर्क लेंथ अगर हम L लेंथ की कोई L यूनिट की अगर कोई आर्क लेंथ कंसीडर करें तो एंगल कितना हो जाएगा, L/r रेडियन, L/r रेडियन। और इस L/r को हम कोई वैल्यू थीटा सपोज करें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, थीटा इक्वल टू L/r। तो यहां से इससे ये रिलेशन आपका आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी रेडियस और कोई भी लेंथ की सर्किल हो तो इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, डिग्री और रेडियन मेजर में रिलेशन। तो अभी आपने देखा कि अगर कोई भी सर्किल है, कोई सर्किल है, उसकी सपोज रेडियस r है, उस पर कोई एक L लेंथ की आर्क लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आर्क लेंथ जो एंगल सब इस पर बनाती है, सेंटर पर सबटेंड करती है, उसको हम लोग, वो एंगल कितना होता है, वो एंगल होता है L/r के इक्वल, जहां पर L आर्क लेंथ है और ये r रेडियस है। इसको हम लोग यूजुअली डिनोट करते हैं थीटा से, और मेजर करते हैं किसमें, रेडियन में, क्योंकि 1 रेडियन को हमने ऐसे ही डिफाइन किया था। तो इसको भी L/r, ये हमारा क्या होगा, ये भी रेडियन में मेजर करेंगे। और सिमिलरली जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं थीटा से, तो थीटा इक्वल टू L/r रेडियन, ये एंगल हो गया। तो अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स कंसीडर कर लें यूनिट सर्किल, अगर यूनिट सर्किल कंसीडर कर लें, r इक्वल टू 1 यूनिट सर्किल, और आर्क लेंथ जो हम ले रहे हैं पूरा होल आर्क लेंथ ले लें, तो अगर सर्किल यूनिट लेंथ है तो होल आर्क लेंथ L इक्वल टू आपका क्या होता है, होल आर्क लेंथ क्या होगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी। चूंकि रेडियस 1 है तो होल आर्क लेंथ L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π हो जाएगी। तो सेंटर पर ये एंगल कितना सबटेंड करेगी, L/r, L की वैल्यू है 2π और r की वैल्यू है, यूनिट सर्किल लिया है तो 1, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2π रेडियन। तो इसका मतलब 2π रेडियन, ये होल आर्क लेंथ की बात करें यूनिट सर्किल में, तो ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगी, 2π रेडियन। तो जब ये एंगल 2π रेडियन सबटेंड करेगी सेंटर पर, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट रोटेशन भी हो जाएगा, और एक कंप्लीट रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेवोल्यूशन। तो अब यहां पर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि सिंस सर्कमफ्रेंस ऑफ यूनिट सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2π होती है, ये हमने भी दिखाया यहाँ पर। तो देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं कि 2π रेडियन इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1 रेवोल्यूशन, 2π रेडियन इक्वल टू होगा 1 रेवोल्यूशन। और आपको पता है कि 1 रेवोल्यूशन में होते हैं कितना, 360 डिग्री, ये भी आपको पता है 1 रेवोल्यूशन में होते हैं कितने, 360 डिग्री। तो क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट, तो यहां से आपका आ गया क्या, एक तो ये रिलेशन आ गया, एक रिलेशन तो आपका ये आ गया, और इसी को लिख सकते हैं 2π रेडियन, एक रिलेशन ये आपका आ गया, 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और यहीं से आप इसको सपोज 1 मान लीजिए, तो फ्रॉम 1 से पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर हम कहें कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या आएगा, 180/पाई डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू आएगा 180/पाई डिग्री, या 1 रेडियन कहें या सिंपली रेडियन कहें, तो रेडियन इक्वल टू 1/80 पाई डिग्री। तो ये हो गया डिग्री और रेडियन में रिलेशन, कि रेडियन इक्वल टू होता है, जिसे आपको क्या रहे,
डिग्री में दिया गया और रेडियन में फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रिलेशन क्या बताता है, यही बताता है। अगर कहीं पे एंगल आपको डिग्री में दिया गया है और रेडियन में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहीं से आपको पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो अगर हम बात करें 1 डिग्री की तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। एंड 1 डिग्री इक्वल टू, या इसको इस तरह से भी लिख दीजिए, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये रिलेशन क्या बता रहा है कि अगर आपको एंगल रेडियन में दिया गया है, एंगल अगर आपको यहां पर एंगल अगर आपको रेडियन में दिया गया है, सो स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये बता रहा है कि अगर आपको एंगल रेडियन में दिया गया है और डिग्री में चाहिए तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। और अगर आपको रिलेशन डिग्री में दिया गया है और रेडियन में चाहिए तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो लेते हैं कुछ एग्जांपल, करते हैं सॉल्व इसको। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने दो एंगल कंसीडर किया है, x इक्वल टू 30 डिग्री और 60 डिग्री। हम रेडियन में फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो रेडियन में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसको, ये 30 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 30 डिग्री में है तो 30 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, रेडियन में। अभी आपने देखा तो आ जाएगा कितना, पाई बाई 6 रेडियन। ओके। और अगर आपको कहीं पे एंगल ये रेडियन में दिया गया होगा तो 180 इसके उल्टे से 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको भी रेडियन में चाहते हैं तो x इक्वल टू आपका क्या है, 60 डिग्री। रेडियन में चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, रेडियन में। तो ये कितना हो गया आपका, 6 1 जा 6, 60 1 जा 60 और ये 3 आ जाएगा तो पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर रेडियन में आ गया है, डिग्री में आप चाहते हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर रेडियन में दिया गया 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इतने कॉन्सेप्ट है जिनको हम लोगों को पढ़ना था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1।